एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, जो टर्म 1 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है रेक्टेंगुलर कंडक्टर SPQR। देख लेते हैं इसे। दिस इज SPQR is placed in uniform magnetic field perpendicular to the plane and extending from x is equal to 0 to x is equal to b। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से यहां तक के बीच में ही फैला हुआ है, इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। द आर्म PQ ऑफ लेंथ L, ये जो PQ है ये एक मूवेबल कंडक्टर है जो मूव कर सकता है इस फ्रेम पर मूव कर सकता है। इसकी लेंथ है L और ये 0 से x बराबर 0 यानी यहां से x इज इक्वल टू 2b तक जो है मूव करता है कांस्टेंट स्पीड v से, यानी ऐसे चलता हुआ ये जा रहा है लाइक दिस। फाइंड द फ्लक्स एंड EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस कंडक्टर के थ्रू और EMF इंड्यूस बताना है कितना होगा। तो आपको एक बार और समझा देता हूं सवाल क्या है। हमारे पास एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का जो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b तक फैला हुआ है, यानी कि ये x इज इक्वल टू 0 है और ये हमारे पास x इज इक्वल टू b है। एक फ्रेम है हमारे पास मेटल का, एक मेटल का फ्रेम हमारे पास है जो कुछ इस तरीके से है। ये मेटल का फ्रेम है, ये रहा साहब हमारा फ्रेम, और इसके ऊपर एक रॉड है हमारे पास। एक रॉड है, एक कंडक्टिंग रॉड है जो मूवेबल है। ये मूवेबल है, ये इस फ्रेम पर ऐसे स्लाइड हो सकती है और ये जो रॉड है ये चलती है कांस्टेंट स्पीड v से और चलते 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 ये x इज इक्वल टू 2b तक जाती है। यानी कि इसका जो पाथ है, इसका जो जर्नी है, x इज इक्वल टू b तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है और उसके बाद बिना मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव करती है। समझ लीजिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, तो आधा रास्ता जो है वहां पक्की सड़क बनी हुई है और रिमेनिंग आधे रास्ते में कोई भी सड़क नहीं है। तो बिल्कुल वैसा ही सीन यहाँ पर है। यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, यहां के बाद मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं है। तो देखिए बेटा, मैं आपको पिछले सवाल में बता चुका हूं, जब एक रॉड अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी से मूव करती है और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और लेंथ के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है जो कि परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ के और इसकी वेलोसिटी के, तो इसके अंदर एक EMF डेवलप होता है। इसके अंदर एक EMF डेवलप होगा और उस EMF का मैग्नीट्यूड होगा E इज इक्वल टू BVL के बराबर होगा EMF। और उसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि V क्रॉस B के सेंस में V क्रॉस B से दी जाती है उसकी पोलैरिटी। तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो एंड है वो हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला जो एंड है ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। और क्योंकि एक सर्किट पूरा हो रहा है तो करंट इस वाले लूप में फ्लो हो जाता है। इस तरीके से करंट यहाँ पे फ्लो होने लगता है। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूं कि जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक इसमें EMF इंड्यूस होता रहेगा। तो जब तक ये रॉड यहां से x बराबर 0 से x बराबर b तक जाती है, तो x बराबर 0 से x बराबर b तक ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है, तब तक उसमें EMF इंड्यूस होने वाला है BVL के बराबर। ठीक, और यहां पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमें मैच हो रहा है। सो BVL के बराबर EMF है यहां पर when x is less than b greater than 0, यानी 0 से b के बीच में। ठीक लग रहा है ये। -2BL कह रहा है, ये कोई आपको इनइक्वालिटी नहीं दी है, इसका मतलब कह रहा है हमेशा EMF 2BL के बराबर होगा, जो गलत है डायमेंशनली भी। यहाँ पे EMF कह रहा है 0 which is also गलत, both A and C वो भी गलत है। तो मैं कह सकता हूं कि जो EMF है वो BVL के बराबर तो होगा ही, और ये फ्लक्स के बारे में पूछा गया है, क्या ये BLX के बराबर होगा। तो फ्लक्स देख लेते हैं एक बार। तो मैं मान लेता हूं कि रॉड जो है यहां पे आ चुकी है, ये वाली जो डिस्टेंस है x है, ये जो एरिया है, मैं एरिया के बारे में कह सकता हूं, एरिया कितना हो जाएगा L इंटू एक्स के बराबर।
एरिया कितना हो जाएगा L इंटू एक्स के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B के बराबर है, तो BLX जो है मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट पर होने वाला है, तो किसी भी इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा BLX, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो BVL के बराबर होगा फॉर दिस टू दिस, ये वाली जो जर्नी है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b, इसके बीच में ईएमएफ होगा BVL और फ्लक्स होगा BLX के बराबर, तो ए ऑप्शन हमारा सही हमें मिल जाता है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपसे द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज B नॉट, B नॉट है उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, and the angle of dip is delta, delta is angle of dip, the horizontal conductor of length L, ध्यान दीजिए यहां पे क्या लिखा है, a horizontal conductor, conductor जो है वो horizontal है, length L है, lying in magnetic north south moves eastward with the velocity v, the EMF induced across the conductor is equal to, तो induced EMF बताना है कंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा। सवाल को मैं समझाता हूं एक डायग्राम की सहायता से। तो ये मान लीजिए एक टेबल है, एक टेबल यहां पे मैं बना देता हूं, ये है टेबल, ये टेबल के 4 पाए हैं, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रखी हुई है। अर्थ का जो डिप एंगल है यहां पे वो डेल्टा के बराबर है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के बराबर है। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये टेबल हॉरिजॉन्टल में रखी हुई है। हम जानते हैं कि टेबल 99.9% जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रखी होती है, जमीन पर ही टेबल रखी होती है। तो हॉरिजॉन्टल में ये टेबल रखी है, इसका मतलब अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी नॉट कॉस डेल्टा, ये एंगल डेल्टा होता है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला प्लेन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये हमारे पास होता है बी नॉट साइन डेल्टा। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर यदि देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो आने वाला है इस तरफ बी नॉट कॉस डेल्टा और नीचे की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा बी नॉट साइन डेल्टा के बराबर। अब ये कहता है क्या कि रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेटी हुई है, लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेटी हुई है और उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ प्लेन में डायरेक्शन में पड़ी हुई है। तो देखिए नॉर्थ साउथ यहाँ पे होगा, ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, ये होगा हमारे पास ईस्ट और ये होगा हमारे पास वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखते हैं, समझ गए ना, कि मैं या तो इधर जा सकता हूं, इधर जा सकता हूं, इधर या इधर। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये साउथ होगा। तो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में नापते हैं, है ना, हम अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में नापते हैं। तो ये रॉड जो है नॉर्थ साउथ प्लेन में रखी हुई है और ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है। मैं मान लेता हूं ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, इस डायरेक्शन में मूव करती है वेलोसिटी v के साथ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो भाई ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये वाले कंपोनेंट की वजह से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, बट लेंथ और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट आपको दिख रहा है। ये आपके पास रॉड है, ये रॉड का वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट साइन डेल्टा के बराबर। लेंथ जो है अंदर की तरफ है, समझ गए ना, कि ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ये वेलोसिटी है, ये लेंथ है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इसकी वजह से मिलेगा, ना कि इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा EMF induced is equals to B naught sin delta into speed into length. So B naught sin delta VL के बराबर आपको मिलने वाला है induced EMF इस रॉड के अंदर। अब एक बार डायरेक्शन भी हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं बताया है कि ये जो एंगल है डिप है ये कितना है और कौन सी लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो हम सिर्फ EMF ही अभी कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बता सकते कि, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो ज्योमेट्रिकल जो इसका हॉरिजॉन्टल में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है वो किधर है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है, तो नहीं बता पाएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता पाएंगे। सो बी नॉट एल वी साइन थीटा, बी ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। A circular coil of mean radius 7 centimeter and having 4,000 turns is rotated
about its diameter at the rate of 1800 revs per minute in the Earth's magnetic field 0.5 Gauss. The maximum EMF induced in the coil will be equal to. तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें निकालना है, तो मैक्सिमम करने के लिए हम अपने हिसाब से इस कॉइल का ओरिएंटेशन अरेंज कर सकते हैं, सेंस ऑफ रोटेशन एडजस्ट कर सकते हैं। बस हमें इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स के लिए मैक्सिमम ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो मैं मान लेता हूं अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस कॉइल को रोटेट किया जाता है। यह हमारे पास कॉइल है और कॉइल को रोटेट किया जा रहा है इसके डायमीटर के अबाउट। तो t बराबर 0 पे यदि मान लें कि ये इस तरीके से है, कॉइल इस तरीके से रखा हुआ है, परपेंडिकुलरली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहां से बाहर निकल अंदर जा रही हैं इस तरीके से, तो इस समय इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है? t बराबर 0 पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो है n टाइम्स b इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फ्लक्स यहां से पास हो रहा है। अब जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, जो दिया भी हुआ है 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट फ्रीक्वेंसी दी है, ओमेगा निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट ओमेगा से यदि घूमेगा तो इसका एरिया का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होता जाएगा, तो इफेक्टिव एरिया जो है वो चेंज होता जाएगा। तो टाइम t बराबर t पे मैं लिख सकता हूं कि इसके द्वारा पास होने वाला जो फ्लक्स है वो है n b पाई आर स्क्वायर, आ जाएगा आपके पास cos ओमेगा t के बराबर। सब लोग अग्री करेंगे यहाँ पे कि फ्लक्स सर इतना ही होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है n नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, या कह सकते हैं पैरेलल है एरिया वेक्टर का कंपोनेंट। तो ये इफेक्टिव एरिया इसे कहा जाता है। डिफरेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी माइनस ये ईएमएफ आपको देने वाला है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से एन बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहां से इस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो इसका मतलब आपको ये वाली क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हो, यानी कि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर हो। तो यहाँ पे ईएमएफ जो मैक्सिमम यहाँ पे जो आ सकता है वो होगा ई मैक्स इज इक्वल टू एन बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास हैं कितने हैं? 4000। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वजह से है हमारे पास 0.5 गॉस, तो 0.5 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -4 टेस्ला में से कन्वर्ट कर देंगे। पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 7 सेंटीमीटर है ना। इसके बाद ओमेगा है हमारे पास, ओमेगा यहाँ पे लिखेंगे 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो 1800 रिवॉल्यूशन में 1800 इंटू 2 पाई, 1800 इंटू 2 पाई रेडियन जाएगा, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो इतने सेकंड्स हमें यहाँ पे एंगुलर स्पीड मिल जाएगी। ये रेडियन पर सेकंड में है, ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में है, ये हमारे पास टेस्ला में है, और इसका कोई यूनिट नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो है इसका मिल जाने वाला है लगभग 0.57 वोल्ट के बराबर आपको आंसर मिल जाता है। कैलकुलेट कर लीजिए आप। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड। एडी करंट्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में उसको किसी मेटल को रखा जाता है, किसी मेटल को रखते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं, एडीज जो हैं डेवलप हो जाती हैं करंट की, तो उसकी वजह से हीट लॉस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़े, मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, सही है। मेटल इज केप्ट इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड से कोई एडीज प्रोड्यूस नहीं होंगी। सर्कुलर कॉइल नहीं, सर्कुलर कॉइल नहीं, सर्कुलर कॉइल नहीं, मेटल का आपको सॉलिड पीस रखना होगा, तब उसमें एडीज जो है प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है इन इंडक्शन फर्नेस हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो इंडक्शन फर्नेस जो है आप देख सकते हैं आपके सामने है, यहाँ पे इसका आंसर पता ही है आपको ना। इंडक्शन फर्नेस कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? एडी करंट्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। अब यहाँ देखिए क्या है एडी करंट्स। तो हमारे पास ये कॉइल्स हैं, इस तरीके से मेटल के कॉइल्स हैं, मेटल के कॉइल्स हैं। जब इनको कनेक्ट किया जाता है एसी सप्लाई से, एसी सप्लाई से इनको जब कनेक्ट किया जाता है तो इसके अंदर
एसी करंट फ्लो होता है। हम जानते हैं करंट जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वेरी करता है। I is equals to I naught sin ओमेगा टी। तो मान लीजिए यदि करंट हमारे पास है I is equals to I naught sin ओमेगा टी, तो आप जानते हैं कि इसका वेरिएशन जो है वो होता है इस तरीके से। तो करंट वेरी हो रहा है तो मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड भी जो है टाइम के साथ वेरी हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा जो टाइम के साथ वेरी हो रहा है। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी मेटल पीस को रखते हैं, यहाँ पे किसी मेटल को रखा जाएगा इसके अंदर, तो उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा हीट का लॉस होता है और उस हीट की वजह से वो मेल्ट हो जाता है। मैं आपको एक विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस कॉइल में जो अल्टरनेटिंग करंट है फ्लो हो रहा है और यहाँ पे एक मेटल का पीस यहाँ पे रख दिया गया है। तो मेटल का पीस जब यहाँ पे रखते हैं तो उसमें एडी करंट्स फ्लो होने लगता है और देख सकते हैं यहाँ पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और मेल्ट हो जाता है। उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और हम यही चाहते हैं कि हम अल्टरनेटिंग करंट की सहायता से किसी मेटल को मेल्ट कर दें, है ना। तो ये इसका इस्तेमाल होता है इंडक्शन फर्नेस का। इंडक्शन फर्नेस जो है काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं और काफी ज्यादा सेफ होती हैं। आपको बस ढक्कन बंद करना है, इसका जो इनक्लोजर है उसका ढक्कन बंद करना है, आपको करंट ऑन करना है और मेटल जो है मेल्ट हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो समझ गए आप, याद रहेगा सबको। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अमंग्स द फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन आप जानते हैं कि जब किसी सोलेनॉइड में, मैं बात कर रहे हैं सोलेनॉइड की, सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो होता है, करंट जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होता है तो फ्लक्स जो है उसमें चेंज होता है और उस फ्लक्स में चेंज की वजह से उसके अंदर खुद एक बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो ये जो बैक ईएमएफ यहाँ पे डेवलप हुआ है उसका रीजन कहते हैं क्योंकि पहले करंट उसमें जीरो था, बाद में करंट बढ़ गया है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करने के लिए बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो कोई भी चेंज जो है फ्लक्स में उसका अपोज यहाँ पे होता है। तो ऐसा सेम हमें मास के साथ होता है, प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसको इनर्शिया ऑफ मास कहते हैं, जो अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का अपोज करता है ना। सब लोग जानते हैं कि एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। तो सेम प्रॉपर्टी इस सेल्फ इंडक्शन की है कि ये फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। ऐसे यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मास के साथ भी यही होता है कि ये चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का अपोज करता है। तो सबसे जो इक्विवेलेंट क्वांटिटी है वो इनर्शिया ऑफ मास है सेल्फ इंडक्शन के।